डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस महोदया जी, अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में सम्मिलित हो गया है। परीक्षण के इन धमाकों ने सारे संसार को चकित कर दिया है। परीक्षण स्थल से निकट के गांव खेतोलाई के मकानों में भी दरारें पड़ गईं, किंतु राष्ट्र के इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घरों के चटकने से इतनी चिंता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 मई को इसी पोखरण क्षेत्र में बुद्ध स्थल का दौरा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने देश को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ साथ गर्व से भर उठे। इन परीक्षणों की प्रतिक्रिया परमाणु संपन्न देशों पर बहुत अधिक हुई। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान व चीन आदि देशों ने भारत को आर्थिक सहायता न देने की धमकी भी दी, किंतु भारत इन धमकियों के सामने झुका नहीं। मैं यहाँ यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि भारत का जो चित्र हमारे मन में है और हम जिन तरीकों के इस्तेमाल और उनके कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प हैं, वे निश्चय ही वैसे नहीं हैं जैसे विपक्ष के माननीय सदस्यों और उनके दल के हैं। उन्होंने भारतीयकरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत की समस्याएं अद्वितीय ढंग के भारतीय समाधान की अपेक्षा रखती है, जिसका आधार हमारी जीवन पद्धति, हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं हों। इसलिए अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश से प्यार हो और वह देशभक्त हो, तो इससे किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता और मुझे निश्चय ही कोई विरोध नहीं है। इसके लिए भारतीयकरण की किसी विशेष अवधारणा की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनका सिद्धांत इतना निर्दोष नहीं है। माननीय सदस्य किसी ऐसे उजागर नियम को प्रस्तुत करने के लिए अपनी शक्ति का क्षय नहीं करेंगे। उनका तथा उनके समान विचार रखने वालों का बहुत निश्चित उद्देश्य है। स्पष्ट है कि उन्होंने यह फैसला स्वयं करने का बीड़ा उठाया है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। यह मेरी समझ से बहुत ही घातक स्थिति है जब कभी भी कोई समूह स्वयं यह निर्णय करने का निश्चय करता है कि कौन भारतीय है कौन नहीं, तो गड़बड़ी अवश्य ही पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संसद में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई
आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी और उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आम तौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजना को जारी रखना है। इसलिए इस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में है जो कष्ट उठाकर के भी कुछ दे सकते हैं उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। पाई पैराचेंज महोदय, सबसे ज़्यादा प्रचार का कार्य सोशल मीडिया कर रहा है। कई बार लोग पैसे के अभाव में अपनी कला का प्रदर्शन बड़े स्तर पर नहीं कर पाते थे, लेकिन सोशल मीडिया से बढ़िया मंच क्या होगा जिसके ज़रिए वे रातों रात लोकप्रिय हो गए। तकनीकी विकास जहां हमें इतना कुछ दे रहा है वहीं बहुत कुछ छीन भी रहा है। यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार इससे लाभ ज़्यादा और हानि कम उठाएं। जहां सोशल मीडिया लोगों को करीब लाता है वहीं इसके बहाने लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी छोड़ दिया। जहां लोग कम से कम 6 महीने में एक दूसरे से मिल लेते थे वहीं यह अवधि और बढ़ गई और लोग सोशल मीडिया पर ही मेल मुलाकात कर लेते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देश में अशांति व दोष फैलाने का निंदनीय काम भी करते हैं। किसी भी छोटी सी खबर के धर्म व जाति से जोड़कर और नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिससे वह आग की तरह फैल जाती है। देश में कई ऐसी घटनाएं देखने में आई है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें डाल देते हैं कि वह देश या विश्व का मुद्दा बन जाती है। कई बार नकली अकाउंट बनाकर तो कई बार अपनी पहचान बदल कर लोग अपहरण, हत्या जैसी साजिशों के लिए भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि उच्चतम न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान संपूर्णतया है। वास्तव में इस देश के प्रत्येक निवासी को न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखना चाहिए। न्यायालयों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गई है। यहाँ तक कि शासन के तीनों ही भाग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन महोदय, संविधान ने ही हमें कतिपय निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। उन्हें कार्य रूप देते हुए निर्वाचन संबंधी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती है। यह कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। भूमि सुधार आदि विषयों से संबद्ध हमारे अनेक विधेयकों को प्रतिकूलताओं का सामना
करना पड़ा है। और उज्जैन में मैंने इसी बात की चर्चा केवल एक छोटे वाक्य में की थी, लेकिन जब कभी हमारे किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है, तब हमने संविधान की सीमा में रहते हुए सुधार के उपाय किए हैं, क्योंकि प्रत्येक सजीव संविधान में यह क्षमता निहित होती है कि वह बदलती हुई ज़रूरतों और इतिहास की नई ताकतों का समुचित प्रत्युत्तर देता रहे। स्टॉप।